तो हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का सिमिलैरिटी के लेक्चर नंबर 6 में। और आज के इस लेक्चर में हम करेंगे 13.1 एक्सरसाइज को ख़त्म। ठीक है, हमने इसके पहले वाले एक्सरसाइज में, इसके पहले वाले लेक्चर में आपको क्वेश्चन नंबर 19 तक के क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करा दिए हैं। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 20 से लेकर के 23 तक के क्वेश्चन खत्म करके वाली एक्सरसाइज को भी ख़त्म करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपना जो आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो है इसका क्वेश्चन नंबर 20। एक्सरसाइज 13.1 चल रही है अपनी और क्वेश्चन नंबर 20 पर हम आ चुके हैं। ठीक है, 20 के अंदर दो पार्ट है, यहाँ पर पार्ट ए और पार्ट बी है। जो पहला वाला ये फिगर आपको दिख रहा है ये आपका पार्ट ए है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर हमें इसको करना है पहले सॉल्व। देखो यहाँ पर क्या क्या गिवन है वो, और यहाँ पर जो डायग्राम बना है वो, दोनों को साथ में कंसीडर करते चलना। देखो यहाँ पर कह रहा है कि ए बी ई एफ और सी डी, यहाँ पर आपको ए बी ई एफ और सी डी ये दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक ये लाइन खींचा, ये ए बी है और ये है सी डी, और ई एफ बाद में खींचेंगे, पहले हम इसको इससे ज्वाइन करा देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक लाइन ई एफ है। ठीक है, ई और एफ, ठीक है, और ये हमारे पास इसको ज्वाइन करा दिया है ना। तो ये है ए बी, ये है ई एफ और ये है डी सी या सी डी बोल दो तो। ठीक है, और ये जो पॉइंट है ये पॉइंट है जी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है, गिवन क्या है, गिवन दैट ए बी का वैल्यू जो है वो 15 है। ठीक है, ए बी का जो वैल्यू है वो है 15। ठीक है, ई जी का वैल्यू क्या है, 5 सेंटीमीटर हैं सारे के सारे, ये भी सेंटीमीटर है। जी सी का वैल्यू 10 है, जी सी का वैल्यू 10 है, और डी सी का वैल्यू भी 18 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसके अंदर यहाँ पर लिखना चाहो तो ये है 15। ठीक है, ये 15 है। इसके बाद ये जो वैल्यू है ये 5 सेंटीमीटर यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद ये है 10 यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये है 18। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। अब देखो यहाँ पर क्या करना होगा, अब हम इसको करेंगे सॉल्व। पूछा गया है ई एफ और ए सी, फर्स्ट पार्ट में पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में इसका है ई एफ पूछ रहा है, देखो यहाँ पर। तो हम यहाँ पर ई एफ और सेकंड में है ए सी, तो ए सी, इन दोनों को फाइंड करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 20 का फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, अब देखो इसके अंदर इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो करना क्या होगा, हमें सिमिलैरिटी का ही यूज़ करना है। ठीक है, ई एफ का मतलब ये वाली साइड फाइंड करनी है, ए सी का मतलब ये पूरी बड़ी वाली साइड फाइंड करनी है। ठीक है, इतना तो हमको पता है, इतना पूरा सा अगर ये मिल जाए तो ये पूरा आ जाएगा। ठीक है, देखो क्या करोगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर आपको दो ट्रायंगल मिलेंगे, एक ये वाला और एक ये वाला। क्यों, क्योंकि इसकी हमको दो साइड पता है और इस वाले में हमको एक साइड पता है, एक नहीं पता है, तो हमारे लिए एक साइड फाइंड करना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ई एफ जी और डी सी जी में। ठीक है, तो जब सोल्यूशन करेंगे इसका तो क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल ई जी एफ, क्या लिखेंगे, ई जी एफ एंड किसकी बात कर रहे हैं, डी सी जी में। ठीक है, ट्राइंगल डी सी जी। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गए दो ट्राइंगल। अब इन दोनों में जो ये वाला एंगल है ये, ठीक है, ये इसके इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल से। और एक चीज़ आपको स्टार्टिंग में गिवन थी क्वेश्चन में, ए बी ई एफ और सी डी क्या है, पैरेलल है। यानी कि ये जो ए बी है ये पैरेलल है ई एफ के। ठीक है, और ये भी पैरेलल है सी डी के। ठीक है, ये तीनों ही आपस में पैरेलल हैं। क्योंकि ये इसके पैरेलल है इसलिए आपको ये वाला एंगल जो है वो इस वाले एंगल के इक्वल मिलेगा। क्यों, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ये और ये दो पैरेलल लाइंस के बीच में ये एंगल बन रहा है, जेड बना रहा है, देखो बन रहा। तो इस वजह से ये क्या है, ये हमारे पास अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया। ठीक, तो ये वाला एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल है और ये वाला एंगल क्या हो गया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक, तो इसको हम सिमिलर आराम से प्रूफ कर लेंगे। तो एंगल ई जी एफ, तो जो एंगल ई जी एफ है वो इक्वल है किसके, डी जी सी के। ठीक है, डी जी सी के। क्यों, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, यहाँ लिख दोगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, इस वजह से। और इसका ये वाला एंगल इसके इक्वल है। क्यों, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अभी मैंने बताया, क्योंकि ये वाली साइड इसके पैरेलल है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, सी डी जी, और इसका कौन सा एंगल है, ई एफ जी। ठीक है, तो इस वाले का ई एफ जी जो है वो उसके सी डी जी के इक्वल है। ठीक है, सी डी जी के इक्वल है।
क्यों? क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स पूरा लिख देना। और यहाँ पर 3 डॉट से दिखा भी सकते हो कि EF और CD क्या है, पैरेलल हैं, क्योंकि EF और CD पैरेलल है, इस वजह से ये अल्टरनेट एंगल हुए और ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है। अब 2 एंगल इक्वल, इसका मतलब है कि दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कौन कौन से ट्रायंगल। पहले वाले ट्रायंगल का एंगल F इसके D के इक्वल है, F D के इक्वल है, G G के इक्वल है, ठीक है। तो इसका लिख दो F, इसका लिख दो D, और इसका भी G और इसका भी G। तो पहले वाले ट्रायंगल में F और G को छोड़ करके बच रहा है E, तो ये E हो गया। इसमें D और G को छोड़ कर बच रहा है C, तो यहाँ लिख दो ये, ठीक है। तो ये वाला ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल के क्या हो गया, सिमिलर हो गया। यहाँ लिखोगे बाय डबल A रूल ऑफ सिमिलैरिटी, ऐसे लिख दोगे रूल ऑफ सिमिलैरिटी। जब ऐसे लिखोगे तो इनकी साइड्स का रेशियो जो है वो भी इक्वल हो जाएगा। सो यहाँ पर क्या करेंगे, अब लिख सकते हैं हम इनकी साइड्स का रेशियो, यानी कि FG/DG इज इक्वल होगा GE/GC के, GE/GC के, और ये EF और CD के इक्वल होगा, ठीक है। तो ये इसकी साइड्स का रेशियो हो गया। अब हमको फाइंड क्या करना है, हमको पहले क्वेश्चन में फाइंड करना था EF, तो EF हमको यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। तो क्या GE और GC में से किसी का वैल्यू पता है? क्या GE और GC में से किसी का वैल्यू पता है? दोनों का ही पता है। क्या CD का वैल्यू पता है? तो हाँ, CD का भी पता है, ठीक है। तो यहाँ पर इन दोनों को इक्वल रख लो, क्या करो, इन दोनों को इक्वल रख लो। तो करते हैं, ठीक है। अब GE/GC इज इक्वल EF/CD, ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करो। GE का वैल्यू क्या है? GE का वैल्यू ये है 5, यहाँ रख दो 5 अपॉन में GC का वैल्यू क्या है 10, यहाँ रख दिया 10, इक्वल में EF फाइंड करना है, और CD का जो वैल्यु है वो है 18, ठीक है। क्या है? 18 है, ठीक है। तो देखो 5 2 ज़ा 10 और 2 से काट दिया तो ये आ गया 9। तो EF का वैल्यू EF/9 है, तो 9 को इधर भेज देंगे, तो यहाँ से EF इज इक्वल आ गया 9 सेंटीमीटर। तो हमारे EF का तो वैल्यू आ गया, एक आंसर हमारा आ गया, ठीक है। अब सेकंड वाले में हमको AC फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो अब हमें EF का वैल्यू यानी कि इसका वैल्यू जो है वो 9 मिल गया है, ठीक है। अब इस छोटे वाले ट्रायंगल को देख रहे हो, इसमें 9, इसकी वैल्यू तो 9 आ गई, ठीक। अभी हमको AC फाइंड करना है, ये बड़ी वाली साइड। तो आपको ये बड़ा वाला ट्रायंगल और ये छोटा वाला ट्रायंगल दिख रहा है, ठीक है। हम इसको अलग से भी बना देते हैं कि ये बड़ा वाला ट्रायंगल है, ठीक है, और एक छोटा ट्रायंगल ये है। यहाँ पर आपको साइड AB दिख रही होगी, यहाँ पे E और F दिख रहा होगा, यहाँ पे C। यहाँ पर एक पॉइंट है जो कि ऐसे कटता हुआ जा रहा है आगे, वो पॉइंट है G, ठीक है। ये 5 है, ये कितना है, ये 10 है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा 15 हो जाएगा, है ना। और हमको क्या करना है, यही वाला ट्रायंगल चाहिए, यहाँ पर 15 है, बस इस तरीके से देखो आप, है ना। तो हमने इसको अलग क्यों किया है, हमने इसको अलग इसलिए किया क्योंकि हमको ट्रायंगल ABC ये बड़ा वाला ट्रायंगल और EFC ये दोनों चाहिए होंगे, ठीक है। तो अब जब इसका सेकंड पार्ट सॉल्व कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, सेकंड पार्ट के लिए लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC कौन कौन से, ABC एंड ट्रायंगल EFC, ठीक है। ट्रायंगल ABC और EFC के अंदर हमें क्या दिख रहा है, हमें ये दिख रहा है कि इसका ये वाला एंगल जो है इसके इक्वल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर AB और EF जो है वो क्या है, पैरेलल है। क्योंकि यहाँ लिखेंगे AB पैरेलल है EF के, इसलिए, ठीक है। इस वजह से ये एंगल इसके इक्वल है क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है। देखो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, और अगर इसको कोई एक लाइन कट कर रही है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है। क्यों? क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे हो रही है, बस इस तरीके से है ना। तो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। सो इसका एंगल कौन सा है, CAB लिख दो, ठीक है। एंगल CAB जो है वो इक्वल है CEF के, किसके, CEF के इक्वल है, ठीक है। क्योंकि हमने बताया कि ये क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है। क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। अब ये बताने की जरूरत नहीं क्योंकि हमने यहाँ पर पहले लिख दिया है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल, इससे ज़्यादा यहाँ पे कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब आगे आओ, आगे क्या है,
ये एंगल सी जो है बड़े वाले ट्रायंगल में भी आ रहा है और छोटे वाले में भी आ रहा है, क्योंकि ये कॉमन है दोनों में कॉमन हुआ तो इक्वल हो गया। ठीक है, अब एंगल कौन सा ए सी बी जो है, ठीक है, एंगल ए सी बी ये इक्वल हो जाएगा ई सी एफ के। किसके? ई सी एफ के। क्यों? क्योंकि ये कॉमन है। कॉमन बोल दो या फिर सेम एंगल बोल दो, बात सही है कि भाई बात सेम है। तो ये कौन सा एंगल है? कॉमन एंगल। ठीक है, इस वजह से ये इक्वल हो गया। दो एंगल इक्वल हो गए, एक ये, तो ट्रायंगल कैसे होगा? सिमिलर। तो ट्रायंगल के नाम कैसे लिखोगे? ट्रायंगल कौन कौन सा? इसका ए इसके ई के इक्वल है, तो पहले वाले ट्रायंगल का ए दूसरे वाले ट्रायंगल के ई के इक्वल है। दोनों में सी कॉमन है, यानी कि यहाँ पे भी सी, यहाँ पे भी सी। अब देखो बड़े वाले में ए सी के अलावा क्या बच रहा है? बी, तो यहाँ लिख दोगे बी। ये सिमिलर हो जाएगा ई सी। इस वाले में ई सी के अलावा एफ बच रहा है, तो यहाँ लिख दोगे एफ। ठीक है, तो ट्रायंगल ए सी बी इज सिमिलर टू द ट्रायंगल ई सी एफ बाय, यहाँ लिखोगे बाय डबल ए रूल ऑफ सिमिलैरिटी। डबल ए रूल ऑफ सिमिलैरिटी। ठीक है, ऐसा लिखने के बाद क्या करोगे? इनके साइड्स के रेशियो लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अब लिखो साइड्स का रेशियो, यानी कि ए सी अपॉन ई सी, ए सी अपॉन ई सी इज इक्वल टू सी बी अपॉन सी एफ इज इक्वल ए बी अपॉन ई एफ। ठीक है, ए बी अपॉन ई एफ। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्योंकि हमको ई एफ का वैल्यू पता है, अभी हमने फाइंड किया था, ई एफ है 9 ये। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ई सी पता है क्या? हमको ई सी का वैल्यू पता है, ये 5 और 10 15 हो गया। ई सी पता है, ए सी फाइंड करना है, तो यानी कि हमको ये वाला पेयर लेना है। और इस वाले में देखोगे तो ए बी का वैल्यू पता है और ई एफ का वैल्यू ये अभी हमने फाइंड किया 9 है ना, तो हम इन दोनों पेयरों को इक्वल करेंगे आपस में। ठीक है, तो देखो सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। और यहाँ पर देखो अब कैसे होगा कि यहाँ लिखेंगे अब ए सी अपॉन, देख रहे हो ना, ये आप लोगों को दिख रहा होगा मेरे ख्याल से, ए सी अपॉन ई सी, ए सी अपॉन ई सी इज इक्वल टू ए बी अपॉन ई एफ। ठीक है, ए सी का वैल्यू फाइंड करना है। देखो यहाँ पर इस फिगर को ध्यान से देखना और यहाँ पर ध्यान से देखना, ये है ए सी फाइंड करना है। ई सी क्या है? ई सी हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक की है, और ये हमारे पास 5 है, ये 10 है, तो टोटल कितना हुआ? 15 हुआ। तो टोटल 15 हुआ, यहाँ पे लिख देंगे 15 इज इक्वल ए बी ये है 15, कितना है? 15, और ई एफ अभी फाइंड किया 9 है, तो ये 9 हो गया। ठीक है, 15 को दरवेज दो, तो ए सी इज इक्वल टू 15 इंटू 15 अपॉन में 9, तो 3 5 ज़ा 15, 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15 और 5 5 कितना होगा? 25। तो ए सी इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। ये हमारे पास क्या है? ये हमारा आंसर है इस वाले क्वेश्चन का सेकंड पार्ट था ये। ठीक है, मतलब क्वेश्चन नंबर 20 के ए का फर्स्ट पार्ट हमारे पास ये है और इसका सेकंड पार्ट ये है। अब हमें क्वेश्चन नंबर 20 का पार्ट बी सॉल्व करना है। ठीक है, तो पार्ट बी के लिए देखो इसका जो पूरा सोल्यूशन है वो आपके सामने है, इस तरीके से हमने बताया। ठीक है, तो ये पूरा एक बार देख भी लो, यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर ये है, उसके बाद ये है। ठीक, अब जो इसका बी पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 20 का जो बी पार्ट है, ये वाला पार्ट, अब हम इसको करेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर देखो क्या है, यहाँ पर हमारे पास ये क्वेश्चन गिवन है। पहले तो इसका हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, सेम ऐसा ही फिगर है इसका भी, है ना। तो 20 का ये है बी पार्ट, इसके अंदर भी हमको ऐसा ही मिला हुआ है। देखो ये लाइन है और एक लाइन ये है ना। इसका डायग्राम आप लोगों को भी एक बार ज़रूर बनाना चाहिए, डायग्राम बनाने से ही काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आने लगती हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक लाइन ये है, एक ये है, एक ये, तीनों ही पैरेलल हैं। क्या? ए एफ बी ई और सी डी। ए एफ है ये वाली लाइन, ठीक है, बी ई है ये वाली लाइन और सी डी है ये, और ये तीनों ही पैरेलल हैं। क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, गिवन क्या है? गिवन है कि ए एफ इज़ पैरेलल टू बी ई इज़ पैरेलल टू सी डी। ये तीनों ही आपस में क्या है? पैरेलल है, ये गिवन है आपको स्टार्टिंग में ही। एंड यहाँ पर इन सब की साइड भी गिवन है, ये वाली साइड x है, ये वाली साइड y है, ये है 7.5, अभी हम सबके वैल्यू भी लिख रहे हैं 3, और ये है 4.5। ठीक है, ये सी डी पूरी है ना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो यहाँ पर इनके वैल्यूज़ लिख लो। ए एफ है 7.5, ये आपकी बुक में गिवन है, आप लोग यहाँ से देख सकते हो। देखो ए एफ 7.5 है, ठीक है, तो ये हो गया 7.5 सेंटीमीटर। उसके बाद सी डी है 4.5 सेंटीमीटर, और ई डी का वैल्यू है 3 सेंटीमीटर। ठीक है,
जो हमको फाइंड करना है BE वो है x और AE जो है y, ये हमको फाइंड करना है। ठीक है, ये x और इस y का वैल्यू फाइंड करना है, यानी कि EB ये हो गया और AE यानी कि ये वाला y। ठीक, ये हमको फाइंड करना है। तो ये सामने हमारे क्वेश्चन है, अब इसको सॉल्व करना हमारा काम। देखो कैसे करेंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखो, ये दोनों ट्रायंगल दिख रहे हैं हमको, बड़े वाले, ये दोनों ट्रायंगल हमारे सिमिलर हो सकते हैं। क्यों? ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, वर्टिकली अपोजिट है। ठीक है, ये साइड इसके पैरेलल है और यहाँ पर z बन रहा है। इसको और इसको देखो, सॉरी इसको नहीं, इसको देखो, ये वाला एंगल दिख रहा है ये C, और ये वाला एंगल दिख रहा होगा F। ये और ये z बना रहा है, देखो ये तो ये z बना रहा है, z बन रहा है और दो पैरेलल लाइंस के बीच में है, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल। क्यों? क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा, इस वजह से। ठीक है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, लिखेंगे सॉल्यूशन के अंदर इन ट्रायंगल, कौन कौन से ट्रायंगल हमको लेने हैं। यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल कौन कौन सा, FAE। ठीक है, या फिर इसको ऐसे लिखो EFA, जो भी चाहो लिख दो, AEF लिख देते हैं हम। ठीक है, AEF। अभी तो हमको रफली नाम लिखना है, बाद में जब एंगल इक्वल हो जाएंगे तो एंगल के हिसाब से इसके नाम लिखने होंगे। ठीक है, तो इन ट्रायंगल AEF एंड CED में, ठीक है, CE और D, इन दोनों में ये वाला एंगल इसके इक्वल है। ठीक है, FEA इस CED के इक्वल है। ठीक है, कुछ भी नाम लिख सकते हो, है ना। एंगल FEA जो है इक्वल वो किसके है, CED के। किसके है, CED के। क्यों है? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। कैसा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, इस वजह से ये इक्वल है। ठीक, दूसरा ये वाला एंगल इसके इक्वल है क्योंकि ये इसके पैरेलल है। ठीक है, तो यहाँ लिखोगे क्योंकि AF और CD क्या है, पैरेलल है। AF पैरेलल है CD के, इसलिए क्या होगा, एंगल कौन सा, EAF, नहीं सॉरी ये वाला, इसको लिखना है ना। तो ये वाले एंगल का नाम क्या है, EFA है। ठीक है, क्या है, EFA। ये इक्वल होगा किसके, ECD के। किसके, ECD के। क्यों इक्वल है, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया। ये दोनों पैरेलल है, इस वजह से ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है, इंटीरियर एंगल पूरा लिखना। ठीक है, इस वजह से ये दोनों एंगल इक्वल है। दो एंगल इक्वल, इसका मतलब सिमिलर ट्रायंगल। ठीक है, तो कौन कौन से ट्रायंगल सिमिलर हुए, इसका मतलब ट्रायंगल कौन कौन से, देखो यहाँ पर इसका E इसके E के इक्वल है, इसका F इसके C के इक्वल है। तो F इज इक्वल C, E और E, तो FE के अलावा इसमें क्या बच रहा है, A बच रहा है, तो FEA, और इसमें C और E के अलावा D बच रहा है, तो CED। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए बाय डबल A, यहाँ लिखोगे बाय डबल A रूल ऑफ सिमिलैरिटी। ठीक है, रूल ऑफ सिमिलैरिटी। ठीक है, बस इतना लिख दोगे, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। अब क्या करोगे, अब इसकी साइड्स का रेशियो लिखो। ठीक है, सो FE अपॉन CE, FE अपॉन CE इज इक्वल EA अपॉन ED, EA अपॉन ED इज इक्वल AF अपॉन में DC या CD जो भी है। ठीक है, ये हो गया। इसमें से किसका किसका वैल्यू पता है हमें, देखो हमें AF पता है, AF कहीं दिख रहा है, ये पता है। ठीक है, और हमें फाइंड क्या करना है, EB और AE फाइंड करना है पहले। तो AE कहाँ मिल रहा है, ये। ठीक है, क्या हमको ED पता है, इसके अंदर ED आ रहा है, इसमें DC आ रहा है, तो हमें ED भी पता है और हमें DC ये भी पता है। ठीक है, यानी कि हम इन दोनों पेयरों को आपस में इक्वल रखेंगे। ठीक है, तो नाउ क्या करेंगे, AE अपॉन ED इज इक्वल AF अपॉन CD, ऐसे लिखेंगे। अब इसको सॉल्व करो, सबके वैल्यू रखो। AE का वैल्यू क्या है, तो AE का वैल्यू है y, यही हमको फाइंड करना है। तो यहाँ लिख दिया y अपॉन में ED का वैल्यू क्या है, ED का वैल्यू 3 है, तो यहाँ रख दो 3। ठीक है, इक्वल में आओ AF और CD। AF का वैल्यू क्या है, तो AF है 7.5। ठीक है, और CD क्या है 4.5, तो यहाँ लिखोगे 7.5 अपॉन में 4.5। ये पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल हो गया, 3 से कट करो, 15 3 जा, ठीक है 45 होता है, और 15 5 जा 75 होता है। तो y इज इक्वल टू क्या आ गया, 5 आ गया। तो y का वैल्यू क्या आया यहाँ से 5, y इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। लेकिन अभी हमें x भी फाइंड करना है, अभी तो केवल y मिला ना,
एक्स भी तो फाइंड करना है। एक्स कहाँ पर है, ये, क्योंकि वाई हमको क्या मिल गया 5, ये वैल्यू मिल गया 5। इस फिगर को ध्यान रखना बस, ठीक है, ये 5 मिल गया। अब इसी की हेल्प से हम एक्स फाइंड करेंगे। कैसे, देखते जाओ। यहाँ तक मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखो हमें क्या करना है, अब हमें फाइंड करना है एक्स का वैल्यू, ठीक है। तो देखो पहले तो इस फिगर को ध्यान से देखो, इस फिगर में से हम कुछ बाहर निकालने वाले हैं, उसको भी ध्यान से देखना, ठीक है। तो देखो अब देखना, इस फिगर के अंदर आपको ये दिख रहा होगा, ये ट्रायंगल है, ठीक है, ये और ये दिख रहा है ना। ये है ए, ये है सी, ये है डी, ये है बी और ये है ई। ये हमने अलग इसलिए किया ताकि आप लोग समझ पाओ। हम बार बार उसमें पेन चलाएंगे तो इससे क्या होगा कि हो सकता है कि विजिबल ही ना हो बाद में, ना। ये हमने फाइंड कर लिया है, y था जो कि 5 आ गया है, ये x है, ये फाइंड करना है, इसका वैल्यू 3 है, इसका वैल्यू 4.5 है। ये हमने क्यों किया, इस बड़े वाले ट्रायंगल में ये पूरी साइड पता है, ये पूरी साइड पता है, इस छोटे वाले ट्रायंगल में ये पता है और ये हमको निकालना है, ठीक है, इसलिए हमने इसको अलग किया। अब देखो क्योंकि ये वाली साइड इसके पैरेलल भी है। अब देखो इसमें क्या करोगे, ये इसका सेकंड पार्ट है, ठीक है। सॉल्यूशन के अंदर हम लिखेंगे क्या, सॉल्यूशन के अंदर हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए सी डी एंड ए बी ई, ठीक है, एंड ट्रायंगल ए बी ई, इन दोनों के अंदर क्या होगा, जो एंगल ए है वो दोनों के अंदर है इसलिए कॉमन है। तो यहाँ लिखेंगे एंगल सी ए डी, कौन सा, सी ए डी, बड़े वाले ट्रायंगल का सी ए डी है और छोटे वाले का क्या है, बी ए ई है। छोटे वाले के लिए ये बी ए ई हो जाएगा। ये इक्वल है क्योंकि ये क्या है, दोनों में कॉमन एंगल है, ठीक है, दोनों में क्या है, ये कॉमन एंगल, इसलिए इक्वल हो गया। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले तो कि हमें एक चीज़ पता है कि दो पैरेलल लाइंस के लिए ये वाला जो एंगल है ये इक्वल हो जाएगा, चाहे इसको इक्वल कर दो और ये वाला भी इसके इक्वल हो सकता है क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल है। क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है, इस वजह से, ठीक है। तो हम लिखेंगे क्या, ए ई बी इज इक्वल टू ए डी सी के है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे ए ई बी इज इक्वल टू ए डी सी, क्या है, ए डी सी के इक्वल है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर लिखोगे डबल डॉट ट्रिपल डॉट से कि ई बी डी सी के पैरेलल है, ई बी इज़ पैरेलल टू डी सी, इसलिए क्या है, ये कह रहा है ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है। तो यहाँ लिखो करस्पॉन्डिंग एंगल, एंगल्स आर इक्वल, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ऐसे लिख दोगे, ठीक है। ये दोनों लाइन पैरेलल है इसलिए ये करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गए। अब क्या करोगे, कौन कौन से ट्रायंगल सिमिलर हुए, तो यहाँ पर देखो पहले वाले इन दोनों का ए कॉमन है, यानी कि दोनों का ए इक्वल है, इसका ई इसके डी के इक्वल है, इसका ई इसके डी के इक्वल है। तो देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, हमने यहाँ पर क्या किया, इसके बड़े इस वाले का पहले लिख दिया यहाँ पर, तो हमें यहाँ पर लिखना होगा डी और यहाँ पर लिखना होगा ई। ये हम इसलिए गड़बड़ हो गया क्योंकि हमने बड़े वाले एंगल को, मतलब बड़े वाले ट्रायंगल का जो एंगल है वो इस तरफ लिख दिया है, ठीक है। तो डी जो है वो ई के इक्वल है, तो इस वाले ट्रायंगल का डी इस वाले के ई के इक्वल है। तो ए और डी, बड़े वाले में ए डी के अलावा बच रहा है सी, इस वाले में ए ई के अलावा बच रहा है बी, तो ये आ गया ए डी सी इज सिमिलर टू द ट्रायंगल ए ई बी, ठीक है। यहाँ पर क्यों है ये सिमिलर, बाय डबल ए रूल ऑफ सिमिलैरिटी, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा अंडरस्टैंड करना, ये जो एंगल है इस वाले ट्रायंगल का, तो हमको इसको इधर लिखना चाहिए था, ठीक है। यानी कि हमें लिखना चाहिए था ए डी सी जो है वो ए ई बी के इक्वल है, ठीक है। ये इसको थोड़ा सा ऐसे समझ लेना, ठीक। तो अब आप कंपेयर कर पाओगे, इसका ए इसके ए के इक्वल, इसका डी इसके ई के इक्वल, तो बचेगा इसमें सी, वो हमने लास्ट में लिखा, बचेगा इसमें बी, वो हमने लास्ट में लिखा, ठीक है। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। अब बाय डबल ए रूल ऑफ सिमिलैरिटी ये भी लिख दिया। तो अब इनकी साइड्स का रेशियो लिख दो, साइड्स का रेशियो लिखोगे तो हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा। सो ए डी अपॉन ए ई, ए डी अपॉन ए ई इज इक्वल डी सी अपॉन ई बी, डी सी अपॉन ई बी के होगा, और ये ए सी और ए बी के भी, ए सी अपॉन ए बी के भी इक्वल होगा, ठीक है। हमको क्या क्या नहीं पता है, मतलब फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है ये x जो कि ई बी है, तो ई बी तो यहाँ मिल रहा है, ठीक है। क्या हमको डी सी पता है, क्योंकि इसके ऊपर डी सी भी है, तो डी सी हमको पता है, हाँ पता है। इसके अलावा हमें क्या दिख रहा है, इसके अलावा हमें ए सी अपॉन ए बी दिख रहा है, तो
तो AC और AB का हमें काम नहीं है तो हम इसको नहीं लेंगे। तो यहाँ पर AD अपॉन AE, तो AD और AE दोनों ही पता है, हम इसको ले लेंगे, यानी कि हमको ये वाला पेयर यूज़ करना है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे नाउ AD अपॉन AE इज इक्वल DC अपॉन EB। ये आ गया। AD का वैल्यू क्या है? AD ये पूरा, ये 5 और ये 3, तो ये कितना हो गया? 8 हो गया। तो ये हो गया 8 अपॉन में AE क्या है? यहाँ से लेके यहाँ तक ये 5 है। ठीक है, तो यहाँ लिख दोगे 5 इज इक्वल DC का वैल्यू क्या है? DC का वैल्यू है 4.5 अपॉन EB का वैल्यू क्या है? X, तो यहाँ पे लिख देंगे X। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, इसको पलट दो, इसको भी पलट दो। यहाँ पे कर दोगे 5/8, तो यहाँ पर x अपॉन 4.5 हो जाएगा। ठीक है, रेसिप्रोकल हो गया दोनों साइड का एक साथ। x का वैल्यू फाइंड करना है, 4.5 इधर भेज दो। जब 4.5 को इधर भेजोगे तो x इज इक्वल टू 4.5 इंटू में 5 अपॉन में 8 आ गया। ठीक है, पॉइंट हटाया, नीचे आ गया 10, 5 2 ज़ा 10, 45 को कट नहीं कर सकते, तो x इज इक्वल टू 45 अपॉन 8 2 ज़ा 16 आ गया। 16 से कितने टाइम्स डिवाइड हो सकता है? ये 2 टाइम्स, तो 16 2 ज़ा 32, कितना बचेगा? बचेगा 13। ठीक है, तो 2 होल ऑफ 13 अपॉन 16 सेंटीमीटर। x का वैल्यू यही आएगा। आपकी बुक में भी शायद यही आंसर आ रहा है, क्योंकि मैंने देखा था होल ऑफ करके आंसर आ रहा है। 2 होल 13 अपॉन 16 सेंटीमीटर, ये x का वैल्यू है। और इसके पहले हमने यहाँ पर ये y फाइंड किया था। ठीक है, और हमने जो यूज़ किया है वो इस वाले फिगर को यूज़ किया है इसी के अंदर। ठीक है, तो ज़्यादा खिचड़ी ना पके इसलिए हमने उसको अलग कर लिया। यहाँ पर ऐसे देखो, इस वाले फिगर को हमने अलग करके यहाँ लिखा और इससे हमने सॉल्व करा। ठीक है, तो ये था हमारे पास x का वैल्यू, ये देखो यहाँ पर आया है, इस तरीके से है, सिंपल है। और ये हमारे पास था y का वैल्यू, जो कि हमने इस तरीके से किया। ठीक है, तो हमारा लेक्चर जो है काफ़ी लेंदी हो गया है और हमारा जो क्वेश्चन नंबर 20 है वही सॉल्व हुआ है। ठीक है, लेकिन मैंने कोशिश करी है डिटेल में आपको बताने की। जो अगले 3 क्वेश्चंस हैं आपके, वो बहुत जल्द सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि वो इतने टफ नहीं है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? अब हम इन्हीं को सॉल्व करेंगे। तो चलो अब इन पे भी आते हैं, धीरे से इनको भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो कैसे होगा। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर और देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21 हमारे पास यहाँ पर देखो क्या है। इसके अंदर ये फिगर है और गिवन क्या है? कहा गया है इन द गिवन फिगर एंगल ए इज़ 90, यानी कि ये वाला जो एंगल है वो 90 डिग्री का है। एंड AD जो है वो BC पर परपेंडिकुलर है। AD जो है वो BC पर परपेंडिकुलर है, यानी कि ये वाला एंगल भी 90 हो गया। इफ़ BD इज इक्वल टू 2, CD इज इक्वल टू 8, फाइंड AD। इस AD की लेंथ हमको बतानी है। ठीक है, BD जो है वो ये वाली साइड है, CD जो है ये वाली साइड है, यानी कि अगर हम इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर कर लें तो हो सकता है हमारा जो आंसर है वो आ सकता है। और हमको यहाँ पर हिंट में भी यही बताया गया है कि ट्राइंगल DBA और DAC, इन दोनों ट्राइंगल को अगर हम सिमिलर करते हैं तो हमारा जो आंसर है वो आ सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21 के अंदर देखो हम क्या करते हैं। सबसे पहले तो ये डायग्राम थोड़ा सा बना लेते हैं। अब देखो क्या है, इसमें कहा गया कि ये जो एंगल A है ये 90 है और ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, BC पर जो AD है वो परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल 90 हुआ तो ये भी 90 होगा, है ना। अब यहाँ पर जो ट्राइंगल DBA है और DAC है, ठीक है, इन दोनों की हम बात कर रहे हैं। तो इन दोनों में देखो क्या है, सबसे पहले हमको गिवन है, जब इसका सॉल्यूशन करोगे आप, ठीक है, तो सॉल्यूशन के अंदर लिखोगे गिवन क्या है। गिवन है एंगल A इज इक्वल 90 डिग्री। अब ये बताओ एंगल A के अंदर एक ये एंगल आ रहा है, एक ये वाला आ रहा है। ठीक है, तो क्या हम लिख सकते हैं कि DAB प्लस DAC, है ना, DAB प्लस DAC, तो ये दोनों एंगल को मिला के ही तो एंगल A बना है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं DAB प्लस DAC इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये हो गया, इसको हम एज अ इक्वेशन फर्स्ट मान के चलेंगे और इसका हम यूज़ करेंगे आगे। ठीक है, अब देखो क्या करना है। अब इस वाले एंगल की हम बात करते हैं। इन दोनों में से किसी भी ट्राइंगल के साथ देख लो कि इसका जो ये है 90 है। अगर हम ट्राइंगल DAC में देखें तो यहाँ लिखो इन ट्राइंगल DAC तीनों एंगल्स का सम 90 है और ये वाला एंगल भी 90 है। तो ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, 180 होता है ना। तो यहाँ लिखोगे एंगल DAC प्लस, यानी कि ये वाला, प्लस ACD प्लस ACD प्लस ADC प्लस ADC, तीनों का सम क्या हो जाएगा 180।
और हमको पता है कि ADC ये है, ये पहले से ही 90 है। ये 90 क्यों है, यहाँ लिख दोगे कि एंगल ADC 90 है। क्यों, ये इसलिए 90 है क्योंकि AD जो है वो परपेंडिकुलर है BC पर, इस वजह से ये क्या है 90 है। तो यहाँ लिख दोगे 90, तो ये हो जाएगा DAC प्लस ACD, और ये हो गया 90, उधर जा कर के माइनस का 90 यानी कि 180 माइनस 90, तो यहाँ से आ जाएगा DAC प्लस ACD इज इक्वल टू 90। ये इक्वेशन सेकंड हो गई, ठीक है, क्योंकि इसका वैल्यू भी 90 है, इसका वैल्यू भी 90 है, तो ये वाला वैल्यू इस वाले वैल्यू के इक्वल हो जाएगा, है ना। हम यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, ठीक है, ये वाला वैल्यू इसके इक्वल हो जाएगा, यानी कि DAB, इन दोनों को लिखेंगे DAB प्लस DAC इज इक्वल हो जाएगा DAC प्लस ACD के, ठीक है, यानी कि इसके। तो ये हो गया हमारे पास DAC से DAC कैंसिल हो गया, है ना, तो बचा क्या, बचेगा DAB और ACD बचेगा। तो DAB इज इक्वल टू द एंगल ACD के हो गया, ठीक है। इसको हम एक इक्वेशन मान लेते हैं और ये हमारे काम आएगा, इक्वेशन थर्ड। ये हमारे क्यों काम आएगा, क्योंकि हमको इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करना है, तो कोई एक एंगल इक्वल चाहिए था। तो जो इस वाले ट्रायंगल का ACD, ये वाला जो एंगल है वो इस वाले ट्रायंगल के DAB के इक्वल हो गया, इसके इक्वल हो गया इस वाले इक्वेशन की हेल्प से। देखो दिख रहा है ना, DAB इज इक्वल टू ACD। DAB कौन सा एंगल है, DAB ये वाला है और ACD ये वाला एंगल है, ठीक है। तो हम यहाँ पर अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा और, ठीक है। तो यहाँ देखो, यहाँ पर अब लिखेंगे नाउ इन ट्रायंगल DAB और DAC में, ठीक है, DAB और DCA कुछ भी लिख दो, ठीक है। तो DAB एंड ट्रायंगल DCA, इन दोनों के अंदर देखेंगे तो ये वाला एंगल इसके इक्वल है, क्योंकि क्या दोनों 90 हैं, ये परपेंडिकुलर है इस वजह से। तो यहाँ लिखेंगे ADB ADC इक्वल हो गए, ठीक है। एंगल ADB इज इक्वल टू द एंगल ADC, क्योंकि यहाँ पे लिखोगे ईच 90, किस वजह से 90 है, बिकॉज AD इज़ परपेंडिकुलर टू BC, इस वजह से, है ना। इसके बाद का पार्ट है ये वाला, तो हम इसलिए इसको यहाँ पर लिख रहे हैं, ठीक है। अब क्या करोगे, अब लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, ये दोनों एंगल भी इक्वल है, ठीक है। यहाँ लिखेंगे DAB इज इक्वल टू द ACD, यहाँ लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, ठीक। ये हमारे ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया। अब ये एंगल इसके इक्वल, ये वाला इसके इक्वल, तो दो ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल, मतलब दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर ट्रायंगल हो गए। तो अब हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल DAB जो है वो किसके सिमिलर है, वो ट्रायंगल D और इसका एंगल CA के इक्वल है ना, तो DCA है ना, DCA के सिमिलर है बाय AA रूल ऑफ सिमिलैरिटी, ठीक है, ऐसा लिखेंगे हम, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, अगर ये सिमिलर है देन इसकी जो साइड्स का रेशियो है वो भी इक्वल होगा, ठीक है। साइड्स का रेशियो है, यहाँ लिखोगे सो DA अपॉन DC AB अपॉन CA के इक्वल होगा, और यही DB और DA के भी इक्वल होगा, ठीक है। अब हमें किसका वैल्यू फाइंड करना है, तो वैल्यू हमें फाइंड करना है AD का। AD कहाँ पर दिख रहा है, ये दिख रहा है, ठीक है। CD और BD दो वैल्यू दिए गए हैं, तो हमें दूसरा भी वो चूज़ करना होगा जहाँ AD हो, ये CD यहाँ पे भी है, BD यहाँ पे भी है, DA यहाँ है। तो इन दोनों को इक्वल करते हैं और अपना वैल्यू फाइंड करते हैं, देखते हैं कि क्या आंसर आता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी हेल्प से हम लिखेंगे नाउ DA अपॉन DC इज इक्वल टू द BD लिख दो या DB लिख दो, बात सेम है। DA, इस DA का मल्टीप्लाई इधर करा दो, इसको DA लिखो या AD लिखो, बात सेम है। तो हम इसको क्या करेंगे, DA का DA से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा DA का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखा है BD और इस CD का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा CD, ठीक है।
अब बी डी का वैल्यू 2 है, सी डी का वैल्यू 8 है। 2 है, इसका वैल्यू 8 है, तो 8 2 जा 16, 16 होता है 4 का स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, ए डी का स्क्वायर जो आ गया वो आ गया 4 का स्क्वायर। तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ए डी का जो वैल्यू है वो हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, और यही हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, तो सिंपल था, ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 21, जो कि इस तरीके से सॉल्व हो गया है। बहुत टफ नहीं है, बहुत ईजी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 21 था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 जो है एक वर्ड प्रॉब्लम टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, पहले रीड करेंगे, देखते हैं क्या है। और सिमिलैरिटी के अंदर है तो जाहिर सी बात है सिमिलैरिटी यूज़ होगी, इसलिए यहाँ देखो क्या लिखा है। 22 के अंदर एक डायग्राम बनेगा जिसको हम बनाते चल रहे हैं सॉल्व करते करते। लिखा है, आ 15 मीटर हाइट टावर कास्ट आ शैडो ऑफ 24 मीटर्स लॉन्ग एट अ सर्टेन टाइम एंड एट द सेम टाइम अ टेलीफोन पोल। देखो, टेलीफोन पोल और टावर में से बड़ा कौन होगा, बड़ा तो टावर होगा, टेलीफोन पोल उसके आगे हो सकता है। कास्ट आ शैडो 16 मीटर लॉन्ग, फाइंड द हाइट ऑफ द टेलीफोन पोल। ठीक है, देखो ये एक टावर है मान लेते हैं। टावर जो है वो 15 मीटर लॉन्ग है, इसकी जो हाइट है वो 15 मीटर है, और जो शैडो है वो है 24 मीटर। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ए बी ये हो गया, टावर हो गया, और इसी के सामने यहाँ कहीं पे पोल है, जो कि बात हुई है पोल की। ठीक है, कह रहा ना कि आ टेलीफोन पोल, तो ये टेलीफोन मान लेते हैं, ए बी ये है टावर, और सी डी जो है वो टेलीफोन पोल है। ठीक है, और जो ये इसकी जो शैडो है वो है 16 मीटर। ठीक है, इसकी जो शैडो 16 मीटर, यहाँ से इसको मिला दो, क्योंकि हमें पता है टावर और टेलीफोन दोनों ही 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। इस वाले पॉइंट को मानते हैं कि ये ई है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे लेट द टावर इज़ ए बी एंड सी डी इज़ टेलीफोन पोल। ठीक है, ऐसा लिखेंगे। उसके बाद टेलीफोन पोल उसके बाद जो बी ई है वो क्या है, बी ई ये है शैडो ऑफ टावर, तो यहाँ लिखेंगे शैडो ऑफ टावर जो कि 24 मीटर्स है। एंड डी ई जो है वो क्या है, शैडो ऑफ पोल है। क्या है ये, शैडो ऑफ पोल है, जो कि 16 मीटर है। एंड सी डी जो है वो हाइट ऑफ द पोल है, हाइट ऑफ द पोल है, जिसे हमें फाइंड करना है, ये सी डी को। ठीक है, दिख रहा है ना आप लोगों को। तो इन दोनों ट्रायंगल को अगर हम सिमिलर कर देते हैं तो हो सकता है हमारा आंसर आ जाए। तो इन दोनों में पहले तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, और ये वाला एंगल कॉमन है, तो सिमिलर तो हो गए। ठीक है, कि एंगल ए बी ई जो है, एंगल ए बी ई इक्वल है एंगल सी डी ई के। क्यों, क्योंकि दोनों ही 90 हैं। ठीक है, टेलीफोन टावर हो चाहे टेलीफोन पोल हो चाहे कोई टावर हो, जो हमेशा परपेंडिकुलर ही खड़े होते हैं, तो इनका ईच एंगल 90 है, इस वजह से ये एंगल इक्वल हो गया। और एंगल ई जो है दोनों में कॉमन है, यानी कि ए ई बी सी ई डी के इक्वल है, तो यहाँ लिखेंगे एंगल ए ई बी इज इक्वल टू द एंगल सी ई डी। ठीक, क्यों, क्योंकि ये दोनों एंगल कॉमन एंगल हैं, इस वजह से इक्वल हैं। ठीक है, अब ये दो एंगल इक्वल हो गए तो ट्रायंगल सिमिलर। देखो, इसका ई इसके ई के इक्वल है, तो ट्रायंगल ई, और यहाँ पे भी ट्रायंगल ई, इसका बी इसके डी के इक्वल है, तो ई बी, तो यहाँ ई डी हो जाएगा। अब इस वाले बड़े वाले ट्रायंगल में देखो तो ई बी के अलावा बच रहा है ए, इसमें बच रहा है ई डी के अलावा बच रहा है सी, तो यहाँ पर हो जाएगा ई बी ए और ई डी सी। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए बाय डबल ए रूल ऑफ सिमिलैरिटी, डबल ए रूल ऑफ सिमिलैरिटी। तो ये हमारे पास हो गया। ठीक है, अब जो कि सिमिलर हो गए हैं तो यहाँ पर इनकी साइड्स का रेशियो भी इक्वल होगा। सो यहाँ क्या लिखेंगे, शो साइड्स का रेशियो कैसे, ई बी अपॉन ई डी। ठीक है, ई बी अपॉन ई डी इज इक्वल ए बी अपॉन डी सी, है ना, ए बी अपॉन डी सी और ई ए अपॉन ई सी। ठीक है,
ई ए अपॉन ई सी के इक्वल हो जाएगा, है ना। हमें गिवन पता क्या क्या है, हमें ये पता है ए बी पता है, ठीक है। सी डी फाइंड करना है, यानी कि ये फाइंड करना है। और क्या पता है, ई बी पता है, डी ई पता है, यानी कि ये पता है। तो इन दोनों के इक्वल रखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे नाउ ई बी अपॉन ई डी इज इक्वल ए बी अपॉन सी डी। यही तो फाइंड करना है, सी डी क्योंकि हाइट ऑफ द पोल है, हमको यही फाइंड करना है। ई बी का वैल्यू यहाँ से देखोगे तो ये क्या है, ये पूरी है हाई शैडो ऑफ द टावर जो कि 24 मीटर है। और जो ई डी है वो क्या है 16 जो कि शैडो ऑफ द पोल है। और ए बी का वैल्यू जो कि टावर की हाइट है वो है 15 अपॉन में सी डी हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो दोनों तरफ का रेसिप्रोकल कर दो, यानी कि 16 अपॉन 24 इज इक्वल टू द सी डी अपॉन 15 हो जाएगा। ये हो गया दोनों तरफ का रेसिप्रोकल। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, 15 को भेज देंगे इधर, तो सी डी इज इक्वल टू 16 इंटू 15 अपॉन 24। 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24, 3 5 ज़ा 15। तो 2 इंटू 5 क्या हो जाएगा, 2 इंटू 5 जो कि हो जाएगा 10 मीटर। यही हमारे पास क्या हाइट ऑफ द पोल है और यही हमारा आंसर है, ठीक है। क्योंकि हमने यहाँ बताया था ना हाइट ऑफ द पोल इज सी डी एंड सी डी हमारा आ गया 10 मीटर। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22, जिसको हमने इस तरीके से सॉल्व किया है। होप आप लोगों को समझ में आया होगा, है ना। तो अब हम बात करते हैं फटाफट से क्वेश्चन नंबर 23 की, और जल्दी से जल्दी इसको भी ख़त्म करते हैं क्योंकि ये सेम है इस तरीके। आ लाइट बल्ब इज़ फिक्स्ड ऑन अ पोल 6 मीटर अबव द लेवल ऑफ स्ट्रीट। एक पोल पर एक लाइट स्ट्रीट लगी है, 6 मीटर उसकी हाइट है। इफ़ अ वुमेन ऑफ हाइट 1.5 मीटर, ठीक है। तो जाहिर सी बात है वुमेन जो है पोल से छोटी होगी, तो ये पोल है, ये वुमेन है, ठीक है। जो पोल की शैडो है वो यहाँ होगी। मान लेते हैं कि 6 मीटर हाइट का पोल है, वुमेन की हाइट है 1.5 मीटर, ठीक है। जो पोल की शैडो है उसकी बात नहीं करी है, पोल की शैडो जाहिर सी बात है लंबी होगी, और जो वुमेन की शैडो है वो है 3 मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक की मान लेते हैं वुमेन की शैडो है जो कि 3 मीटर की है। तो ये हम इसको बना देते हैं। लिखा है कि यहाँ पर पोल की शैडो से कोई मतलब नहीं है, दिया भी नहीं गया है। लिखा है फाइंड हाउ फार सी इज़ अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल, यानी कि पोल का जो बेस है उससे ये कितनी दूर है, इस वैल्यू को फाइंड करना है। इसको मान लेते हैं x, ठीक है। तो ए बी जो है वो पोल हो गया स्ट्रीट लाइट का, है ना। और सी डी जो है वो वुमेन की हाइट हो गई, और ई पॉइंट है ये, ठीक है। कैसे फाइंड करोगे, सेम वही प्रोसेस है कि अभी हमने जिस तरीके से इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करके सॉल्व किया था वही काम यहाँ पे भी करेंगे। ये 90 और ये भी 90 ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना, सबसे पहले तो लिखना है ए बी इज़ ए बी यहाँ पर क्या है, ए बी है स्ट्रीट लाइट का पोल, ठीक है, स्ट्रीट लाइट पोल, ठीक। एंड सी डी इज़ हाइट ऑफ द वुमेन, ठीक है, हाइट ऑफ द वुमेन, इतना आपको लिखना है। इसके बाद कुछ नहीं, डी ई जो है, डी ई का वैल्यू गिवन है इसलिए लिख दोगे। डी ई क्या है, ये है शैडो ऑफ वुमेन, ये शैडो है इसकी जो कि हमारे पास क्या है 3 मीटर है, और हाइट जो थी वो है 1.5 मीटर। ए बी जो कि क्या है स्ट्रीट लाइट पोल है, इसकी हाइट है 6 मीटर, ठीक है। ये सब हमने यहाँ पे लिख दिया। अब इन दोनों के अंदर ये दो ट्रायंगल दिख रहा है, एक बड़ा वाला और एक छोटा वाला। तो ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ठीक है। लिख दोगे एंगल ए बी ई, एंगल ए बी ई इक्वल है सी डी ई के, सी डी ई के। क्यों, क्योंकि दोनों ही 90 हैं, ठीक है। ईच इज़ 90 डिग्री, है ना। पोल हो, शैडो हो, कोई वुमेन हो, कोई इंसान खड़ा हो, तो एक एंगल तो इक्वल होता है जो कि बेस एंगल होता है, वो भी 90 डिग्री होगा। और ये वाला जो एंगल है इन दोनों ट्रायंगल में कॉमन मिल रहा है, यानी कि ए ई बी, ठीक है। एंगल ए ई बी इज़ इक्वल टू द सी ई डी के है, सी ई डी एंगल के इक्वल है, ठीक है। क्योंकि ये क्या है, दोनों में ही कॉमन एंगल हमको दिख रहा है, ठीक है। इस वजह से तो जब दो एंगल इक्वल यानी कि ट्रायंगल हो गए सिमिलर, तो ट्रायंगल कौन कौन से, दोनों का ई पहले लिखो क्योंकि एंगल ई कॉमन है। बी इज़ इक्वल टू डी के है, बड़े वाले में ई बी के अलावा क्या बच रहा है, ई बी के अलावा ए बच रहा है, इसमें ई डी के अलावा सी बच रहा है। तो यहाँ लिखेंगे ए और यहाँ लिखेंगे सी। तो ट्रायंगल ई बी ए इज सिमिलर टू द ट्रायंगल ई टी सी बाय डबल ए रूल ऑफ सिमिलैरिटी।
बाय डबल ए रूल ऑफ सिमिलैरिटी। इस वजह से हम अब क्या करेंगे, इसकी साइड्स का रेशियो इक्वल कर देंगे। सो साइड्स का रेशियो मतलब ई बी अपॉन ई डी इक्वल होगा ए बी अपॉन सी डी के, ठीक है, ए बी अपॉन सी डी के और ए ई अपॉन ई सी के, ठीक है, यानी कि ए ई अपॉन सी ई इसके इक्वल होगा। हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है बी डी, ठीक है, फाइंड करना है बी डी फाइंड करना है। बी डी कहाँ पर दिख रहा है, बी डी हमें कहीं नहीं मिल रहा, लेकिन हमें बी ई मिल रहा, ठीक है, बी ई हमें मिल रहा है ना। बी ई कहाँ पर है, जे है, ठीक है। बी ई जो है वो पूरी हाइट है और बी डी जो है वो एक्स है, ठीक है। तो हमें फाइंड करना है एक्स का वैल्यू सिर्फ, तो इसके अंदर हमको मिल जाएगा, इसके अंदर ये प्लस ये लिख सकते हैं ना। और इसके अलावा हमें ए भी पता है, सी डी पता है, ई डी भी पता है, तो यानी कि इन दोनों को हम इक्वल रखेंगे, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, यहाँ लिखेंगे नाउ ये जो लिखा है ना, जिसको हमने सर्किल किया है, इसको यहाँ लिख देते हैं, ई बी अपॉन ई डी इज इक्वल टू ए बी अपॉन सी डी, ठीक है। जो ई बी है वो यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट है, जिसको हम लिखेंगे बी डी प्लस डी ई अपॉन में ई डी का वैल्यू क्या है, ई डी जो है वो है 3, क्योंकि ये क्या है, शैडो ऑफ वुमेन है। ए बी क्या है, ए बी जो है वो हाइट ऑफ द पोल है जो कि 6 मीटर है, और सी डी क्या है, हाइट ऑफ द वुमेन है जो कि 1.5 मीटर है, ठीक है। इस 3 को भेज दो इधर, तो बी डी प्लस डी ई इज इक्वल टू 6 × 3/1.5 आया, ठीक है। अब इस डी ई का वैल्यू यहाँ रख दो, इसका वैल्यू क्या है, 3 है, तो यहाँ लिखेंगे बी डी प्लस 3 इज इक्वल, इसको सॉल्व करो, पॉइंट हटाओगे तो ऊपर आएगा 1 0, ठीक है। 5 से कट करो, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 3 से 3 कैंसिल, 6 और 2 का मल्टीप्लाई कराओ, आ गया 12, क्या आ गया, 12 आ गया। तो बी डी इज इक्वल, यहाँ पर है 12, इस 3 को इधर भेजो तो माइनस का 3 हो गया, जो कि आएगा 9 मीटर, ठीक है। तो बी डी का वैल्यू क्या है, 9 मीटर, यानी कि ये जो वुमन है वो पोल के बेस से 9 मीटर दूर खड़ी है ना। तो ये हमारा क्या है, इस वाले क्वेश्चन का आंसर है, जो कि मेरे ख्याल से बिल्कुल सही है ना। तो हमारा पास जो ये क्वेश्चन में 23 था, ये हमारा एक्सरसाइज 2, ये हमारे पास एक्सरसाइज 13.1 का लास्ट क्वेश्चन था, जिसको हमने अभी सॉल्व किया है, और हमारी सिमिलैरिटी की फर्स्ट एक्सरसाइज पूरी तरीके से ख़त्म हो गई, जिसका एक क्वेश्चन हमने आपको सॉल्व करके बता दिया है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का सिमिलैरिटी का फर्स्ट लेक्चर। इसके बाद वाले लेक्चर में हम बीपीटी के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के बारे में, जिसके ऊपर डिपेंड है हमारी एक्सरसाइज 13.2, ठीक है। तो आज के लेक्चर के लिए इतने रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, भारत। पहुँच करो और पढ़ते रहो, अपने बोर्ड्स की तैयारी करते रहो।